नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सादगी, गांव, घर और खेती के प्रति रुझान पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका एक उदाहरण कल फिर देखने को मिला जब स्थानीय किसानों के वेशभूषा में लुंगी पहने नंगे पांव अपने पैतृक आवास से खेत की ओर निकल पड़े। और बता दें आपको, आजीवन अपनी सादगी के लिए विख्यात झारखंड के जो रोम रोम में बसने वाले दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी इसी तरह से राज्यवासियों के बीच अपनी छवि को स्थापित कर चुके थे, जिनकी विरासत को अब संभालने की जिम्मेदारी उनके बेटों पर है। ऐसे में बताया भी जा रहा है कि रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में पिछले 6 दिनों से पुत्र धर्म निभाने के साथ ही जिस तरह से हेमंत सोरेन अपना राजधर्म भी निभा रही हैं, और देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने पिता की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की शुरुआत उन्होंने यहीं से कर दी है। वहीं बारिश के बीच खेतों में धान की बुआई हो रही है, और ऐसे में स्थानीय ग्रामीण महिलाओं से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री खेती किसानी के ताज़ा हालात से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। वहीं 750 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले की मास्टरमाइंड के रूप में चिन्हित शिव कुमार देवड़ा को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा जांच में एक हैरत अंगेज कर देने वाला सच सामने आया है। बता दें कि ताज़ा रिपोर्ट की माने तो शिवा कुमार देवड़ा ने सिर्फ अपने ही शेल कंपनी नहीं बनाई, बल्कि उसने शेल कंपनी बनाकर दूसरे लोगों को भी बेच डाला। जांच के अनुसार बताया ये भी जा रहा है कि इन कंपनियों को खरीदने वाले भी जीएसटी घोटाले में शामिल पाए गए। वहीं मास्टरमाइंड देवड़ा ने शेल कंपनियों के निदेशकों से जीएसटी के अधिकारियों के खिलाफ शिकायती पत्र भी लिखवाए हैं। अब तक की गई जांच में ईडी की टीम ने ये पाया है कि शिव कुमार देवड़ा ने 25 फर्जी शेल कंपनियां बनाकर दूसरे लोगों को बेची थी, और इन शेल कंपनियों को खरीदने वालों से उसने 8,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक वसूल किए। वहीं दुमका पुलिस ने डकैती और लूटपाट करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने संगठित गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और लूटा हुआ सामान भी बरामद किया है। ये तस्वीरें दुमका पुलिस और गिरफ्तार किए गए 6 डकैतों की हैं, जिन्होंने दुमका समेत पाकुड़ और सीमावर्ती जिलों में आतंक फैला रखा था। बता दें कि पुलिस टीम ने 2 बाइक पर सवार अपराधियों को घेर कर हिरासत में ले लिया। इनकी निशानदेही पर ज्वेलर्स के घर से लूटी गई करीब 1 किलो चांदी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार ये सभी अपराधियों पर आधे दर्जन से ज्यादा लूट, डकैती और हत्या के मामलों में शामिल है। पुलिस अपराधियों को जेल भेज दिया गया है और ऐसे में आगे की कार्रवाई में जुट रही है। हाजरा गिरोह जो है वहाँ का अपराध कर्मी इसमें शामिल है। लूटपाट में उन लोग की गिरफ्तारी भी हुई है, और इसमें अन्य जो उनके द्वारा स्वीकार किया गया अपने सहयोगियों का नाम बतलाया गया हम लोग को। जल्द ही जल्द उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सर, ये गिरोह जो बस्टर्ड हुआ, क्या लगता है कि क्राइम पे बहुत हद तक कंट्रोल होगा शहर में? निश्चित तौर पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये बड़ी सफलता है, बड़ी जो अभी कार्रवाई हुई पुलिस की, इसमें अच्छे अपराधी गिरफ्तार हुए हैं जो काफ़ी सक्रिय थे क्षेत्र में। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और इस तरह के लूटपाट की घटना ना हो, क्योंकि सभी जेल जा रहे हैं तो फिर से ऑर्गेनाइज करने में समय लगेगा इन लोग को। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1.12 करोड़ से ज्यादा पेंशनधारियों के खाते में करोड़ों रुपए की राशि डीबीटी
के माध्यम से हस्तांतरित की है। बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को जुलाई महीने में 1100 रुपए की पेंशन राशि उनके खाते में भेजी गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को आज 1100 रुपए की दर से जुलाई महीने की पेंशन राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है। प्रत्येक महीने की 10 तारीख को सभी लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि भेजने का मैंने पहले ही निर्देश दिया है। वहीं बिहार की राजनीति में डबल रोल विवाद और तेज होता गया है। बता दें कि पहले आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर 2 एपिक नंबर होने का मामला सामने आया और अब वही आरोप मौजूदा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर भी लग रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री का नाम मतदाता सूची में 2 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज हैं। उनके मुताबिक एपिक नंबर IAF 3939-337 लखीसराय विधानसभा 168 में है और एपिक नंबर AFS 0853341 बांकीपुर विधानसभा 182 पटना में दर्ज है। बता दें आपको कि तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि दोनों जगह उम्र भी अलग अलग दर्ज है और ये गड़बड़ी अगस्त में जारी वोटर लिस्ट में साफ दिख रही है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि क्या ये फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग की ओर से हुआ है या विजय सिन्हा की ओर से। उन्होंने कहा कि 2 जगह वोट डालना BLO के हस्ताक्षर के बिना नाम जुड़ना गंभीर अपराध है। साथ ही SIR प्रक्रिया को फर्जी करार देते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची बदल गई है और ऐसे में अब इमेज बेस्ड PDF जारी हो रही है, जिससे नामों की गिनती मुश्किल हो गई है। पूरा SIR फर्जीवाड़ा है, पूरा SIR फर्जीवाड़ा है। आप देखिए ना कि भाई 2 EPIC नंबर, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, उम्र भी अलग। आपको हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, जो एनरोलमेंट अभी हुआ है, नया ड्राफ्ट जो आया उसका भी दिखाए हैं, दोनों विधानसभाओं का भी दिखाए हैं और जो जनवरी में जो प्रकाशित हुआ उसका भी दिखाए और ऑनलाइन भी करके दिखाएंगे आपको। तो ये डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं और उम्र तो अलग अलग है सर। जो दिखाइए सर फोटो के लिए सर, उसमें अरे अब तो है ही, तो सारा उसमें आया है, देख सकते हैं। सवाल ये है जी हाँ, तो आपको बता दें कि 2 वोटर ID में तेजस्वी के बाद अब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम के 2 वोटर ID है और ऐसे में अब ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आरजेडी के तमाम जो नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है और कहा कि ये गलत तरीका है। बिहार के डिप्टी सीएम के पास 2 वोटर ID कैसे हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये कई सवाल यहाँ पर खड़े करता है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास वोटर ID को लेकर ये पूरा विवाद पैदा हुआ। वहीं मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत इंद्ररुख पश्चिम के डकरा सत खजूरिया के पास गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण डकरा नाला पंप नहर के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी घुस गया और पानी के दबाव से निर्माण एजेंसी द्वारा बनाया गया अस्थायी बांध टूट गया है, जिससे कि कटाव शुरू हो गया है और कई घर गिरने के कगार पर आ गए हैं। कटाव की जद में स्थानीय दुर्गा स्थान भी शामिल है। गंगा का पानी गड्ढे में घुसने की सूचना पर जिलाधिकारी निखिल धनराज, निकर सदर SDO कुमार अभिषेक, JDO जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल सहित
बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और प्रशासन ने तुरंत चारों बांस बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग करवाई। तो बता दें आपको कि गंगा नदी इस वक्त उफान पर है और बाढ़ का पानी नहर के लिए खोदे गए गड्ढों में घुस गया है, जिससे कि दिक्कतें लोगों को हो रही है। गंगा का पानी नहर के लिए खोदे गए गड्ढे में घुस गया है। बता दें कि मुंगेर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर डकरा नाला पंप नहर के लिए खोदे गए गड्ढे में ये पानी घुसा है। तो कटाव का खतरा भी कई घरों पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत लालचुक मोहल्ला बाढ़ के पानी से पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि ग्रामीण अपने घर छोड़कर महाशय ड्योरी में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। इस बीच घरों के सामान निकालने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। बाढ़ के पानी में घुसे मगरमच्छ ने 5 लोगों पर हमला कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय निजी क्लिनिक में ले जाया जा रहा है, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण उसे मायागंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीण लगातार भय के साए में जीने को मजबूर है। वहीं बिहार राज्य खेल प्रतिभा खोज के तहत सहरसा स्टेडियम परिसर में 3 दिनों तक चलने वाला मशाल जिला स्तरीय विद्यालय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिले के डीएम दीपेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस अवसर पर खेल पदाधिकारी समेत जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए दर्जनों स्कूली बालक बालिका खिलाड़ी उपस्थित रहे। आयोजित प्रतियोगिता में लंबी दौड़, फुटबॉल, बॉलीवुड, कबड्डी, साथ ही साथ बता दें आपको कि एथलेटिक्स के कई विधाओं की प्रतियोगिता भी होगी और इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर खेलने का मौका भी मिलेगा। बता दें कि मौके पर मौजूद लोग जो हैं खेल पदाधिकारियों ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर के बच्चों के लिए बेहतर प्लेट उपलब्ध कराई गई है और ऐसे में मशाल के रूप में इस प्रतियोगिता के प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर पर खेल कूद में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को शामिल किया गया है, जिसे ये प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें लंबी दौड़, फुटबॉल, वॉलीबॉल और साथ ही कबड्डी सहित एथलेटिक्स शामिल है। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। रायपुर में सीएम साई ने जसपुर जिले के गृहग्राम बघिया से जसपुर एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है और बिहार योजना से जुड़ी हुई 12 दीदियों को राखी के उपहार स्वरूप ई रिक्शा प्रदान किए गए। बता दें आपको कि इस अवसर पर सीएम साई ने स्वयं सहायता समूह की महिला गिलसोनिका पांडे के ई रिक्शा में बैठकर बगिया निवास परिसर की यात्रा की और सीएम साई ने कहा है कि ये ई रिक्शा न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल है, बल्कि इसकी परिचालन लागत भी कम है। इससे महिलाएं स्थानीय परिवहन सेवाओं में अपनी भागीदारी निभाते हुए आत्मनिर्भर बन सकेंगी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। स्वयं सहायता समूह की बहनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये ई रिक्शा वितरण किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि आईडीबीआई बैंक का निजीकरण किया जाएगा। इसका तीव्र विरोध करते हुए बैंक बीमा क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों ने आईडीबीआई कर्मचारियों के देशव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है। आईडीबीआई का निजीकरण रद्द करने की मांग को लेकर बैज धारण करके देश भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। साथ ही इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए
NIEA के संयुक्त सचिव धर्मराज महापात्र ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि सरकार LIC द्वारा वर्तमान में जो 95% इक्विटी होल्डिंग है उसका बड़ा हिस्सा बेचने का सरकार का इरादा है। इस प्रस्तावित विनिवेश के बाद सरकार के पास केवल 15.24% और LIC के पास 28.76% हिस्सा बचेगा, यानी दोनों के पास कुल मिलाकर केवल 34% हिस्सेदारी रहेगी। साथ ही महापात्र ने कहा है कि जनता के पैसे की खुली लूट है और उन्होंने आम जनता से भी IDBI कर्मचारियों के 11 अगस्त के हड़ताल के समर्थन की अपील की है। प्रदर्शन को RDIEU के महासचिव सुरेंद्र शर्मा ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता राजेश पराते ने की। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र के ग्राम इदरीपाठ के अंदर आदिवासी समाज ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकारों ने अपनी संस्कृति की झलक पेश की है और मनमोहक नृत्य से सभी का दिल जीत लिया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र में बसंत कुजुर सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष और क्षेत्र के लोगों के नेतृत्व में ग्राम इदरीपाठ प्राथमिक शाला प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और पारंपरिक नृत्यों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपनी संस्कृति का परिचय कराया। रंग बिरंगे परिधानों में सजे कलाकारों ने अपनी लयबद्ध प्रस्तुतियों से सभी का मन मुग्ध कर लिया। वहीं जीपीएस जिले में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में बाइक सवार, आपको बता दें कि सड़क में बैठ गाय से टकराने के बाद जाकर पेड़ से बाइक टकरा गई और हादसे में भाई बहन सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक अन्य रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। बताया भी जा रहा है कि सभी लोग MCB जिले के रहने वाले हैं। गौरेला पुलिस मर्ग कायम के सामने मामले की जांच पुलिस कर रही है। व्यक्तियों द्वारा 4 या 5 व्यक्तियों को लाया गया था, जिसमें 2 व्यक्ति तो ब्रॉड डेड ही थे और एक व्यक्ति गैस्पिंग में था, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसको भी बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन 2-4-5 मिनट के बचाव के पश्चात उसकी भी मृत्यु हो गई। और एक जो बचा था उसको सिर में चोट आई थी और बहुत सारी गंभीर चोटें भी थी शरीर में, तो उसका प्राथमिक इलाज किया गया और उसको CT स्कैन के लिए भी एडवाइस किया गया था। न अस्पताल, न डॉक्टर, न कोई स्टाफ और न ही मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीबों के इलाज के नाम पर भुगतान हो गया, और वो भी 50 लाख के लगभग फर्जी भुगतान। चौंकाने वाला ये मामला विधानसभा में सरकार के जवाब के सामने आया है। बता दें आपको कि ये फर्जी हॉस्पिटल गुना के मकसूदगढ़ में पिछले 10 महीनों से चल रहा था। इस दौरान ही मुख्यमंत्री राहत कोष से 48,70,000 का भुगतान हो गया और जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। विधायक जयवर्धन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मरीज के नाम से होटल को 80,000 रुपये का भुगतान हुआ और इसी तरह 19 जुलाई 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक 10 महीने के दौरान ही मुख्यमंत्री राहत कोष से लगभग अलग अलग गरीब मरीजों को राहत देने के नाम पर 48 लाख से ज़्यादा का भुगतान हॉस्पिटल के नाम पर हो गया। सीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए तक सहायता होती है। उन्होंने बताया कि 2 मरीज तो ऐसे भी सामने आए हैं जिन्होंने न तो मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए कोई आवेदन दिया और न ही उनके नाम इलाज कराने के लिए सीएम रिलीफ फंड में गए। नवी मुंबई के उल्वे सेक्टर 8 में मौजूद हैप्पी फिंगर स्पा पर अनैतिक मानव ट्रैफिकिंग विभाग में टीमें छापेमारी करने पहुंची। बता दें आपको कि छापेमारी में मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस को खबर मिली थी कि वहां पर बड़े पैमाने पर देह व्यापार का व्यवसाय हो रहा है और इसी सूचना के आधार पर
पुलिस ने छापेमारी की। एक टीम वहां पर छापेमारी करने पहुंची तो पता चला कि मसाज के लिए रखी गई महिलाओं से देह व्यापार करवाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति से 4,000 रुपये लेकर महिला से देह व्यापार कराया जाता है, जिसके बाद में पुलिस ने स्पा की मालकिन गिरफ्तार कर ली है और ऐसे में वहां पर रखी गई चारों महिलाओं को उनके घर भेज दिया। वहीं भारतीय जनसंचार संस्थान के संस्थापक एवं पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामजी लाल जांगिड़ का निधन हो गया है। वो पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। उनका जाना भारतीय पत्रकारिता एवं शिक्षा के क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति है। डॉक्टर जांगिड़ के निधन पर विभिन्न टीवी चैनल्स और अखबारों में उनके स्टूडेंट्स रहे संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। IIMC के मौजूदा निदेशक डॉक्टर संजय उपाध्याय ने भी डॉक्टर जांगिड़ के निधन पर शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर जांगिड़ के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर नोएडा सेक्टर 35 स्थित सामुदायिक भवन में रखा गया, जहां विभिन्न जाने माने टीवी, प्रिंट मीडिया और सूचना प्रसारण से जुड़े हुए अफसरों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर जांगिड़ का अंतिम संस्कार सेक्टर 94 स्थित शमशान घाट पर किया गया। सुल्तानपुर में युवक के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आज लगभग सुबह 7:30 बजे घर से 500 मीटर की दूरी पर उसकी खून से लथपथ लाश मिली है। पति की हत्या की खबर मिलते ही पत्नी भागते हुए मौके पर पहुंची, शव से लिपट कर रोने लगी और साथ ही कहने लगी कि उसके भाई ने ही वारदात को अंजाम दिया है। मैं मेरी लव मैरिज शादी से नाराज था। बता दें आपको कि युवक ने 2 महीने पहले ही गांव की लड़की के साथ लव मैरिज की थी और लड़की का भाई इस शादी के खिलाफ था। घर वालों के मुताबिक उसने बहन को धमकाया था और उसके पति की हत्या कर देगा, ये उसने पहले भी कहा था। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।